हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो अभी तक हमने बात की थी प्रोजेक्टाइल मोशन की चैप्टर में और वेक्टर्स की बात की थी। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस चैप्टर का जो स्मॉल एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है उस पोर्शन को कंप्लीट करके फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड आज ही मैं इस चैप्टर के आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको असाइनमेंट्स के लिए करना क्या है, आपको पता है कि आज इस वीडियो में एक लिंक मिलेगा और इस लिंक में आपको असाइनमेंट होगा। ठीक है, आपको उस असाइनमेंट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ऑल्दो अभी मैं इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो अभी बाद में कराऊंगा। सो माय नेम इज विवेक सिंह राठौर। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू क्लास। सो इसकी बात हम करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। इस चैप्टर से अभी तक अगर हम नीट की बात करें तो नीट में या तो वेक्टर से बहुत सिंपल सा बेसिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम। वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं। वेक्टर्स यूज बहुत होता है बाकी क्वेश्चंस में। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में आए हुए हैं वो आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमको आप ये मान के चलिए कि अच्छे से सॉल्व कर लेना है और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस के क्वेश्चन आपसे या तो प्रोजेक्टाइल से आएगा या फिर सर्कुलर मोशन से आएगा। इस चैप्टर में दो ही मेन पार्ट है और जनरली एक से दो क्वेश्चंस आते हैं, तो या तो प्रोजेक्टाइल या सर्कुलर मोशन या दोनों। बाकी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वेक्टर से पहले बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, इसके बाद जो रिलेटिव मोशन इन 2D है, आज तक एज सच कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। एक क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम देखेंगे भी, आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, बट फोकस हमें सबसे ज्यादा किस पर रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे एंड सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन इस चैप्टर के लिए नहीं, बाकी चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इन सब में भी काफी यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया, आप बोलोगे सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आगे आप जाके देखोगे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं यही बता देता हूं। सर्कुलर मोशन, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपकी जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो मोशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तो दूसरी बात है, मैंने कहा डायरेक्शन चेंज किए बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस चीज को पहली बार तो याद बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सर इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस चीज को तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। खैर, छोटी छोटी बातें करेंगे। आप बोलते हैं सर ये एक रेफरेंस लाइन से कितना एंगल आप चेंज हो रहा है ना, ये सेंटर ऑफ दी पाथ को और उस बॉडी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कितना एंगल ट्रेस कर रही है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस भी हम बोल देते हैं, ठीक है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या फिर उसके मैग्नीट्यूड को हम एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, एंड दैट इज डी थीटा बाय डी टी। ऐसे ही आप बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। देखिए जितने भी टर्म्स आपके लीनियर मोशन में थे उसी के एनालॉगस यहाँ पे देखिए, वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहां पे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। वहां पे एक्सेलरेशन था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखिए भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी टी। अब सबसे बड़ी बात है डायरेक्शन की बात करेंगे तो इन तीनों की ही अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली इट इज मेजर्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। इट इज फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। आप बोलते हो कि मोशन की डायरेक्शन में अगर अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जो थंब है वो आपको देगा एंगल ओमेगा की या फिर थीटा की डायरेक्शन, ठीक है। मोशन की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब जो होगा वो कैसा देगा, डायरेक्शन देगा, ठीक है। अगर आपने बोला मोशन इधर की तरफ है तो देखो इनवर्ड्स है और इधर की तरफ है तो आउटवर्ड्स है, ठीक है। अब आप देखो पूरा चक्कर आप लगाते रहोगे तो भी आप बोलोगे पूरे चक्कर में कई सारे चक्कर लगाते रहो बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है कि आपको लगता है कि रास्ते में कहीं चेंज हो गई है। सिमिलरली आप बोलोगे अल्फा की भी डायरेक्शन मेजर की जाती है, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन मेजर की जाती है कि आप चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है तो मोशन की डायरेक्शन में ही आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। और अगर एंगुलर स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग है तो आप बोलते हो उसमें आपने मोशन की डायरेक्शन में आपने क्या किया, फिंगर्स को कर्ल किया और उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया। ध्यान रखें, बिकॉज इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें एक ट्रिक छोटा सा ये होता है कि सर सबसे याद रखने का तरीका क्या है, मोशन की डायरेक्शन में आप क्या कर लो, डायरेक्शन को निकाल लो। अब बस ये देख लो कि एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है तो वही डायरेक्शन रहेगी, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से इन तीनों की डायरेक्शन मेजर की जाती है।
और छोटी सी बात है, देखिए ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, इसमें दो है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन तो कंपलसरी है, चेंज होगा ही होगा। किसी भी इंस्टेंट पे आपने बोला कि अगर आपको ओमेगा पता है तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अगर देखें एक्सेलरेशन की बात, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा लीनियर एक्सेलरेशन दो होते हैं, एक होता है जो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द पाथ लगेगा, और एक हमेशा टेंजेंशियल लगेगा, वेलोसिटी के अलोंग लगेगा। टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन विल बी हियर। लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक एसी और एक एटी। एसी इज द मस्ट। आप बोलोगे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। जब जब सर्कुलर मोशन होगा तो कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा होगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं, ये आपकी स्पीड को चेंज नहीं, नोट डाउन कर लें, ये आपकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मींस आपके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये केवल आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। AT is basically changing the magnitude of the velocity or the speed। ये केवल आपकी स्पीड को चेंज कर रहा है और ये आपकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, दोनों आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये बेसिकली ये नेट एक्सेलरेशन आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये इस नेट एक्सेलरेशन के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक है सेंट्रीपिटल और एक एटी। अगर ए निकालना हो तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर सम ऑफ एसी एंड एटी। और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अगर ए का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, बोले नेट लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, तो दैट विल बी द अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा हमारी गलती होती है, इसलिए अच्छे से समझें। अब एसी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो ऐसे भी लिखा जाता है वी स्क्वायर बाय आर, उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एटी इज बेसिकली डीवी बाई डी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन डीटी कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि ये स्पीड चेंज, फिर से बोल रहा हूं, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है जबकि ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लें। एटी, ठीक है, जैसे यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा था, ऐसे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन है, एटी इक्वल टू आर अल्फा। ध्यान रखें, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन है, ये एसी के साथ रिलेशन नहीं है अल्फा का, ये एटी के साथ है अल्फा का रिलेशन। तो ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हाईलाइट कर लेंगे। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन को सही करा सकते हैं या गलत करा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने बोला सर अभी तो बोला था कि सर हर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ पे देखिए, हर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है डेफिनेटली, बट सर्कुलर मोशन आर टाइप ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा है। इसी को ध्यान रखें, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस पर डिपेंड करता है, लीनियर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस पर डिपेंड करेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होता है ओमेगा कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे भी आप बोलोगे लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये अभी भी किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम, इस चीज को थोड़ा डिफरेंशिएट करके रखें दिमाग में। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप बोलोगे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, देखो लीनियर वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। ध्यान रखें, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा तो देखिए एटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो फिर इसका मतलब एटी कितना होगा, 0 होगा। अगर एटी 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन केवल कितना होगा, सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए यही चीज हम पूरी आप कह सकते हो पूरी आप साल इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है, बिकॉज ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल पॉइंट्स पर क्वेश्चन आपके गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा सिमिलरली अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ ओमेगा वेरिएबल होगा, यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन 0 है तो फिर इसका मतलब एटी भी नॉन 0 होगी, एटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रहा होगा। लीनियर वेलोसिटी देखो दोनों में ही चेंज होगी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लें।
अब छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक साइकिल में लगने वाला टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलते हो दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, सॉरी। तो आप बोलोगे एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, दैट इज 2 पाई आर। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। अगर हम किसकी बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, कांस्टेंट स्पीड से बोल रहे हैं, तो t इक्वल टू होगा 2 पाई आर अपॉन v। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी। ऐसे एक टर्म डिफाइन होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो भी एक साइक्लिक प्रोसेस होते हैं या फिर आप बोलते हैं पीरियडिक प्रोसेस होते हैं, उनके लिए एक टर्म होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ या फिर 2 पाई बाई टी। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखें। एंगुलर वेलोसिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर सर्कुलर मोशन। एंगुलर आपको नहीं समझ में आए, कोई बात परेशान नहीं हो, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कह सकते हो हाई लेवल ऑर्डर थिंकिंग का एक है कि लोग सोचते नहीं कि ओमेगा क्या है। आप तो दोनों मैग्नीट्यूड या वैल्यू वाइज रखना चाहो तो दोनों सेम रखोगे, वैल्यूज दोनों की जैसी आती है सेम, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, डेफिनेशन का डिफरेंस है। दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर अ सर्कुलर मोशन, बट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड फॉर एनी पीरियडिक मोशन। कोई भी पीरियडिक मोशन हो रहा होगा उसके लिए एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, बट हर पीरियडिक मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन नहीं होगी, और सर्कुलर मोशन के लिए दोनों डिफाइन होती हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है। तो ये तो बातें होंगी हमारी किसकी, सर्कुलर मोशन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में 2 ही से क्वेश्चंस आए हैं मेजरली अभी तक, या तो प्रोजेक्टाइल से आते हैं या फिर सर्कुलर मोशन से आते हैं। एंड साथ ही सर्कुलर मोशन आपका अगले आगे 1-2 चैप्टर में भी काफी यूटिलाइज होने वाला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फंडे हैं जो कि आप हमेशा गलतियां करेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड कर लेंगे तो इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो अब बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। अभी तक ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं आए इस पर्टिकुलर पोर्शन से। कई सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इंस्टीट्यूट कराता रहता है, ठीक है, मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, ठीक है, बट हाँ बेसिक चीजें आप जरूर सीखें। एक क्वेश्चन जो बेसिकली आया है उसको हम अभी देखेंगे, इनफैक्ट उसका एक ही पार्ट आया है, हम उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से देखेंगे, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे। तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की तरफ बात करें तो देखो जो 1D में पढ़ा है वो यहाँ पर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली आप बोल सकते हो रिलेटिव एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट भी कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो हमें वही फंडे अप्लाई करना है, बस क्या है यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात करेंगे, एक बार एक्स तो एक बार वाई, ठीक है, या फिर आई कैप और जे कैप में हम बात करेंगे। इतनी ही सी बात है और कोई भी बात नहीं है, इसमें जरा ध्यान रखें। मैंने कहा सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को देखना चाहेंगे जो क्वेश्चन हमसे कभी नीट में एक क्वेश्चन उसका आया था। उसने बोला कि सर देयर इज अ बॉडी ए जो कि एक बी बॉडी से 100 मीटर ऊपर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 100 मीटर। अब आप बोलोगे कि सर इसमें ये बोला है कि सर ये जो ए बॉडी है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ए बॉडी इस डायरेक्शन में चलता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो बी बॉडी चलता है ऊपर की तरफ मतलब टुवर्ड द नॉर्थ, आप ऐसे बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दोनों ही बॉडी सेम स्पीड से चल रहे हैं, बट ये चल रहा है टुवर्ड दिस डायरेक्शन ऑलवेज एंड बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। आपसे बोला गया है कि सर आपको ये बताना है कि बी जो है वो ए के सबसे क्लोजेस्ट कब पहुंचा है, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सबसे पास में ये कब पहुंचेंगे और दूसरा कितने टाइम बाद पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन था, इसमें से एक पार्ट नीट ने पूछा हुआ है, हम दोनों पार्ट देखेंगे प्रॉपर्ली। देखिए सबसे पहली बात जो रिलेटिव मोशन की होती है, रिलेटिव मोशन का कहने का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा प्रॉब्लम को किसी एक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप क्या बोलोगे कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम मान के चलते हैं कि वो बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है, ठीक है। मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ ए के रिस्पेक्ट में, मेरा जो ऑब्जर्वर होगा, रेफरेंस होगा वो होगा ए, इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी टर्म्स में क्या बोलूंगा कि इसी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है। तो जरा मैंने कहा सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो अगर मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, आपने बोला वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। आपने बोला वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए किधर होगा, इधर होगा। दिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, और इन दोनों का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट लेना है। तो अगर मैं रिजल्टेंट लूं
तो आप क्या बोलोगे सर, इस डायरेक्शन में आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 10 है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, आपको अच्छे से याद आना चाहिए सर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा तो ये कितना आएगा सर, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 10√2। क्यों आ रहा है, आपको पता है क्यों आ रहा है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। वेक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट वेक्टर के क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं। तो 10√2 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब अगर मैं ए पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो ये एंगल भी मुझे मालूम है क्योंकि दोनों सेम थे, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर ए पे खड़ा हूं तो ए कैसा मानता है अपने आप को, रेस्ट पे, तो इसका मतलब ये बी किधर की तरफ इसको जाता हुआ दिखेगा, इधर की तरफ। सो दिस इज द पाथ ऑफ द बी एट पर द ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। आपने बोला कि सर अब आपको ए के रिस्पेक्ट में बी क्लोजेस्ट कब आएगा, तो आप बोलोगे जब इस लाइन से, पाथ से इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, है ना। तो मुझे बताना है कि सर यहाँ पे कब आएगा, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी बी एंड ए एट एनी इंस्टेंट। तो जिस इंस्टेंट पे, तो ये बॉडी ए को क्या लगेगा, ये बॉडी ऐसे जा रही है, तो यहां पे भी कभी आएगी, जब यहां आएगी तब आप बोलोगे इट विल बी द क्लोजेस्ट टू दी ए। तो आपको ये डी निकालनी है और कितने टाइम बाद निकालनी है। तो मुझे मालूम है ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये किस स्पीड से चला जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो स्पीड आ रही है इसके रिस्पेक्ट में वो आ रही है 10√2। ए को क्या लग रहा है कि बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन में 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता है सर ये कितना है, 100। बहुत इजी हो गया, प्रॉब्लम होगा, फिगर बना लिया तो कुछ भी नहीं होता है। अगर ये 100 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 100 हाइपोटेन्यूज है, क्या है 100 हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड होगी वो 100 cos 45 होगी और ये होगी 100 sin 45। इनफैक्ट 45 डिग्री दोनों ही बराबर होती, तो 100 cos 45 बोलो या ये बोलो, तो आप बोलोगे डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100 sin 45 डिग्री, दैट इज 100 by √2, that is 50√2 meter. So this is the closest distance. This question has been asked in NEET, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। देखो उसमें कंसेप्ट जो मेन था वो यही था, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। जो मेन कंसेप्ट आपको सीखना था वो क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, ठीक है। तो d इक्वल टू 100 sin 45 डिग्री, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल दिया। अब मैंने कहा सर ठीक है, ये तो हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मुझे यहां से यहां जाने में b को टाइम कितना लगा। तो भैया b किस स्पीड से जा रहा था, 10√2 से, a के रिस्पेक्ट में b। ये देखो अब सारी बात रिलेटिव क्यों नहीं है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव पाथ। तो आप बोलते हो कि सर रिलेटिव वेलोसिटी से इस पॉइंट पे पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, कोई चेंजिंग तो वेलोसिटी है नहीं। तो आप बोलोगे सर अगर ये 100 sin 45 है तो ये कितनी होगी डिस्टेंस, 100 cos 45, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी सर, ये डिस्टेंस भी 50√2 मीटर आने वाली है। अब 10√2 से स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है 50√2, तो टाइम कितना लगेगा सर, टाइम भी निकाल लोगे, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस थी 50√2 मीटर अपॉन 10√2, स्पीड थी √2 से √2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 5 सेकेंड्स। तो आप बोल सकते हैं ये 5 सेकेंड में इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन नीट वंस, और यही एक प्रॉब्लम है जो आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज आ गई तो रिलेटिव वेलोसिटी के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको फंडा आना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, एक बॉडी को रेस्ट पे मान लेना है और सारी की सारी चीजें आपने उसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर देनी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके रिलेटिव वेलोसिटी एक जनरल क्वेश्चन की। हमने कहा सर दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आती है, एक तो होती है रेन मैन प्रॉब्लम, राइट। एक ऐसा मैन जिसके पास बहुत सारी पावर है उसको हम बोलते हैं रेन मैन। उसको आप बोल सकते हो कि रेन की डायरेक्शन चेंज करने की पावर है, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम क्या होता है कि सर जब आप चलते हो, नॉर्मली आप बोलते हो कि सर बारिश हो रही होती है, बट आप मान लो बारिश वर्टिकली हो रही है, बट आप चल रहे होते हो तो आपको सामने से आती हुई फील हो रही होती है या पीछे से आती हुई फील हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी चेंज हो गई है, बिकॉज यू आर ऑल्सो मूविंग। रेन तो अभी भी वर्टिकली गिर रही है, ठीक है। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि सर आपको छाता किस डायरेक्शन में रखना है ताकि आप भीगो नहीं, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो डेली लाइफ प्रॉब्लम है। तो इसमें आप देख लीजिए सिंपल सी बात है, क्या निकालना होता है मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। मैंने कहा सर देखिए, मान लो कि एक कोई डायरेक्शन है, मैं जनरल डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। जरूरी नहीं हमेशा वर्टिकली गिर रही हो, विंड चलने लगती है तो आप बोलते हैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। मैं मान लेता हूँ कि अभी कैसी है, वी आर है और मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है।
वर्टिकली गिर रही है, मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है। आपने बोला कि सर वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में, राइट, अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे, अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है उसने, तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि सर वो बारिश से बच जाए। ठीक है, तो आपने बोला सर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या बोलोगे कि सर जिस डायरेक्शन में इस मैन को रेन आती हुई दिखे उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड कर ले, है ना। तो रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, आप सिंपल सी बात है, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सिंपल सी बात है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मैंने कहा वेक्टर्स हम करके देखते हैं। ठीक है, सो आप बोलोगे वी आर नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इधर है तो वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम किधर होगा, इधर की तरफ। दिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो आप बोलोगे सर जो रिजल्टेंट आएगा इनका, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आपने जो होल्ड करना है, बेसिकली आपने बोल लिया ये वर्टिकल से कितने एंगल पे, थीटा, तो आपने जो होल्ड करना है, ठीक है, वो भी आपको इसी डायरेक्शन में होल्ड करना है अपना अम्ब्रेला, मेकिंग एन एंगल वर्टिकल से थीटा। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, ये थीटा निकालने का तरीका देखिए, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो जो tan थीटा आता है वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वी एम बाय वी आर, इसका मैग्नीट्यूड वी एम के बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड वी एम के बराबर होगा। तो आप बोलोगे tan थीटा जो निकालना है, और ये वर्टिकल से एंगल निकालना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, किससे एंगल निकालना है, वर्टिकल से एंगल निकालना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कितने एंगल पर हम अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे सच दैट कि हम रेन से बच जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, रेन में प्रॉब्लम। एक लास्ट प्रॉब्लम है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, जिससे आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट हम उसको जरूर एक बार देख जरूर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली बात है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड वेक्टर्स। ऑफ कोर्स क्योंकि वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना आए, बट वेक्टर्स के बिना बाकी सब अधूरा है। तो देखते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए ये एक रिवर है जिसकी स्पीड है वी आर, जो जिसका फ्लो है वी आर, ठीक है, और एक उसकी जो विड्थ है वो है डी। अब आप बोलते हो कि किसी भी बॉडी को यहां से एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसमें स्विम करना स्टार्ट करेगा। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक पॉइंट है कि जब लिखा रहता है कि द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ध्यान से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें, द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, अ मैन कैन स्विम इन दिस वाटर विद दिस स्पीड। ये दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इसका मतलब वो जो स्पीड दी जा रही है, वेलोसिटी दी जा रही है, ठीक है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर दी जा रही है। ध्यान रखें इस चीज का, जब भी किसी की वेलोसिटी या स्पीड स्टिल वाटर में दी जाए, या फिर ऐसा लिखा जाए अ मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड इन दिस वाटर, इसका मतलब वो क्या दे रही है, वाटर के या रिवर के रिस्पेक्ट में दे रही है। ठीक है, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड की मेरी स्विमिंग स्पीड है और मैं अगर रिवर में कूदूं तो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल नहीं करूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड में मेरी रिवर की स्पीड भी घटा बढ़ा देगी, है ना। तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को जो एब्सोल्यूट स्पीड, हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को, रेस्ट पे जो बंदा है उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो उसमें आप पहले रिवर की स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तब जाके आप उसकी नेट स्पीड निकालोगे, एब्सोल्यूट स्पीड निकालोगे, राइट। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो मैंने कहा मान लो कि सर जब भी आपको ऐसे क्रॉस करना होता है तो आप ऑपोजिट एंड पे पहुंचने की कोशिश करनी होती है, तो आप हमेशा किसी इस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करते हो। तो दे द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में आप इस तरफ कोशिश करते हो, बट रिवर आपको धक्का देके किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही होती है। मैंने कहा मान लिया कि सर ये जो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यही ध्यान है कि सर ये एंगल थीटा हम किससे ले रहे हैं, रिवर के फ्लो से नहीं ले रहे हैं, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल थीटा पर हम निकल रहे हैं, राइट। तो आप बोलते हो मान लिया ये जो वी आर है उसका मैग्नीट्यूड हम यू से डिनोट कर रहे हैं, सॉरी वी से कर लेते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को हम यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आप बोलते हो कि जो u इस डायरेक्शन में वी आर की बात करेंगे, इस वी एम आर के 2 कॉम्पोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ आएगा जिसको हम बोलेंगे u cos थीटा, ये रिवर की स्पीड है तो ये v, और एक इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज u sin थीटा। ध्यान से देखें, वीएमआर के 2 कॉम्पोनेंट होंगे, वीएमआर का मैग्नीट्यूड मैंने u माना हुआ है, एक इस डायरेक्शन में होगा दैट इज u cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा, और ये रिवर की स्पीड है इस डायरेक्शन में, तो आपको मैंने लिख दिया v, ठीक है। तो होगा क्या कि सर
अगर मैं एब्सोल्यूट स्पीड निकालने जाऊं, देखिए ये क्या है, वीएमआर है। वीएमआर क्या होता है सर? वीएमआर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको एब्सोल्यूट स्पीड निकालनी है कि ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को ये किधर कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, वो निकालना है। तो दैट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, तो दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसका एक कंपोनेंट तो होगा इस डायरेक्शन में और एक इसका होगा इस डायरेक्शन में, राइट। और आप बेसिकली क्या कहोगे कि सर जो वीएमआर है, ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो वीएमआर का निकालने का तरीका क्या देखो, वीएमआर के देखो दो कंपोनेंट है, आप लिख सकते हो वीएमआर के दो कंपोनेंट है, आप इसका लिख सकते हो। अगर इस डायरेक्शन को मैं y मान लेता हूं और इस डायरेक्शन को मैं x मान लेता हूं, पॉजिटिव ये, ठीक है, तो वीएमआर को क्या लिख सकते हो आप, इस डायरेक्शन में कितना है, माइनस यू साइन थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा जे कैप प्लस वी आर कितना है, तो दैट इज वी आई कैप। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, आई कैप वाले सारे कंपोनेंट एक साथ लिखेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन आया तो बेसिकली क्या आया, दैट इज वी माइनस यू साइन थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा जे कैप। तो इसके दो देखो, अब आपके पास जो नेट वेलोसिटी आई है, ये जो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन आई है उसके दो, एक ही एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट आपको एक्स डायरेक्शन में मूव कराएगा, वाई कंपोनेंट आपको वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा। ठीक है, जर्नी का टाइम कौन डिसाइड करेगा, सर वाई डायरेक्शन, क्योंकि जैसे ही आप इस एंड पे पहुंच गए आप क्या बोलोगे कि सर मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि आप पहुंचते चलने तो चलने की कोशिश तो आपने ये की, बट आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आ रही थी, यहाँ आ रही थी, तो आप पहुंचे कहां पर, यहाँ। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टाइम निकालेंगे। मैंने कहा टाइम अगर आपको निकालना है यहाँ से यहाँ पहुंच, तो आप बोलोगे सर जैसे ये डी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई वेट के बराबर, आप बोलोगे कि सर आपका जर्नी खत्म हो गया, तो टाइम क्या हो गया सर, आप बोलोगे दिस डिस्टेंस अपॉन इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो कितनी है स्पीड, आप बोलोगे डी बाई यू कॉस थीटा, ये तो हो गया टाइम। आप बोलोगे ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या होता है सर, ड्रिफ्ट क्या हो गया सर, हॉरिजॉन्टल ये एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस, तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू कितने टाइम तक ये चला, दैट इज द एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस। तो आप बोलोगे स्पीड कितनी है एक्स डायरेक्शन की, दैट इज v माइनस यू साइन थीटा या यू साइन थीटा, और ये कितने टाइम तक चला, कितने टाइम तक चला, ये t टाइम तक, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, d बाय यू कॉस थीटा। तो ये तो आ गया आपकी ड्रिफ्ट। अब इसमें दो केस बनते हैं, एक केस होता है कि मिनिमम टाइम वाला, मिनिमम टाइम हम कब पहुंचेंगे, मैंने कहा टाइम कब मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है, ये क्वांटिटी में कब मिनिमम होगा, डी तो कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, यानी ये cos थीटा कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। cos थीटा कैसा होगा जब मैक्सिमम, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मतलब थीटा कितना हो जाए सर, थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री। तब आप बोलोगे टी मिनिमम कितना आएगा, डी बाई यू। इसका मतलब क्या है कि सर कितना होगा वो डी बाई यू। ठीक है, आप इसका क्या, एंगल 0 हो जाने का मतलब क्या है, पार्टिकल की इधर की तरफ, मतलब मैन शुड स्टार्ट परपेंडिकुलर टू दी रिवर फ्लो। आप ऑपोजिट की तरफ चलना स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, पहुंचोगे तो कहीं और, लेकिन उस केस में आप सबसे फास्ट पहुंचोगे, उस केस में आप सबसे फास्ट पहुंचोगे, बट आप कहीं दूर पहुंचोगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा केस क्या है, मिनिमम टाइम का। दूसरा केस जो मैं इंपॉर्टेंट है इसमें वो होता है कि सर मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें कि तो एग्जैक्टली जब हम ऑपोजिट पहुंच जाए, देखिए अगर मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाऊं तो आप बोलोगे दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जब आप एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाओ, मतलब ड्रिफ्ट कितनी हो जाए, 0। मैंने कहा ड्रिफ्ट 0 कब हो सकती है, ये क्वांटिटी तो 0 नहीं हो सकती, आप बोलते यानी ये 0 हो जाए। तो ड्रिफ्ट 0 कब होगी, जब v माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए, v बाई यू। इस केस के लिए आपकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट आएगी, इस केस के लिए आप बोलते हो आपका टाइम मिनिमम आएगा। यही दो केसेस मेनली पूछे जाते हैं और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपको इसमें और कोई बातें नहीं करना है। इसके हायर कोई भी केसेस कोई कुछ बोलता रहे, आपने बोला आपको इतनी आनी है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसेप्ट वाइज सीख लो, फॉर्मूले अपने आप याद रहते हैं, फॉर्मूले नहीं भी याद रहे तो बहुत बड़ा नहीं है। देखिए इतनी देर में मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम समझा दी। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो एक बहुत छोटा सा पार्ट पूछा जाएगा, या तो बोल दिया जाएगा कि मिनिमम टाइम बता दो, या मिनिमम टाइम वाला केस दे देंगे, या मिनिमम डिस्टेंस वाला केस दे देंगे, बट एक बार में एक ही देंगे।
तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन से तो आप बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको क्विकली इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल्दो मैं आपको बार बार फोकस करूंगा कि इस चैप्टर से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो प्रोजेक्टाइल से आता है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आता है। तो इन 2 टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लें, मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन दोबारा इसी से आए। तो ये तो बात हुई इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर से तो आपका थ्योरेटिकल आपका जो रिवीजन करना था वो इस चैप्टर खत्म होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। तो मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, नीट के प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा, उसके साथ ही कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की डेट में आप बोलेंगे तो यही एक लेक्चर, आज शाम वाला लेक्चर आपका नहीं आएगा बिकॉज इट्स संडे। तो आप सिर्फ और सिर्फ आज 11 o'clock पे ही एक ही लेक्चर आएगा। कल के लेक्चर में हम ढेर सारी प्रॉब्लम देखेंगे, बट स्टिल क्योंकि हमने थ्योरी वाला पूरा रिवीजन कर लिया है तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट एक जरूर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप बैठ के सॉल्व भी कर लें। और कल मैं जो लेके आऊंगा वो पूरे नीट के जो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से वो लेकर आऊंगा, साथ ही साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, मेरा जितना भी पढ़ा है और रिवीजन आप एकदम ट्रैक पे चल रहा है, बिल्कुल परेशानी हो। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर ये बहुत स्लो है। मैंने कहा सर मैंने 60 डेज का प्लान बना रखा है और हम एक्जैक्टली उसी तरीके से चले और 60 डेज में मैं आपकी पूरी फिजिक्स रिवाइज कराऊंगा। और जिसने मेरे साथ प्रैक्टिस की उसकी 160 मार्क्स की गारंटी आज मैं फिर लेता हूं और बार बार लेता हूं। मैं कहता हूं बड़े आराम से 160 मार्क्स हम लेकर आएंगे 60 डेज। और अभी जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो जो आपका नीट एग्जाम है वो 15 जून से एंड लास्ट जून के बीच में या फिर मे बी जुलाई में भी शिफ्ट हो सकता है। तो आपके पास टाइम बहुत एक्स्ट्रा होगा, तब आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर लगे रहे तो 160 मार्क्स लेकर आएंगे। और लगे रहे नहीं सर, लगे रहिए, मुझे 160 मार्क्स चाहिए। जितने भी लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं मुझे 160 मार्क्स चाहिए उनसे। अगर आप 160 मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो आपसे ज्यादा मुझे बुरा लगेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो जितने भी लोग इस कोर्स में लगे हुए हैं अच्छे से लगे रहिए, 160 मार्क्स हम लेकर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू इनकमिंग वीडियोस। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।